Assalamualaikum friends. In our last lecture, we were discussing about the functions of financial management. So, under the functions head, we have discussed about the investment decisions, financing decisions, and asset management decisions. After that, we have discussed about the combination of economics and accounting in financial management, which we have already discussed in detail. So, I have told you that by combining the accounting and economics, we conclude basically 7 key ideas, and from those 7 key ideas, we have discussed about three ideas in yesterday's lecture. तो आज अब जो हमारे उसके की आइडियाज रह गए थे वहाँ से हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं. ये हमारे डिसीजंस थे या फिर इनको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो बाय कंबाइनिंग अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, तो जो 7 के आइडियाज हमारे पास मौजूद थे उसमें से जिनको अब हमने डिस्कस करना है, दैट आर फर्स्ट वन इज अबाउट द गोल ऑफ द फर्म. सो व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म? किसी भी फर्म मतलब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज इट्स गोल. ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा. So all the decisions are made to maximize the market price of the shares of the company और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. बेसिकली अगर आपको पता हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज या जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उनको स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. और उस ह्यूज कैपिटल को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर हम उसे क्या करते थे, जनरल पब्लिक को फ्लोट कर देते हैं. हाँ, शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ भी हो सकती है, 100 रुपीज़ भी हो सकती है. जनरल पब्लिक अब क्या करती है, वो वहाँ से उन शेयर्स को परचेज करती है और जो अमाउंट वहाँ पर पे करते हैं वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, तो किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स. वेल्थ ऑफ द ऑनर्स का मतलब है कि अब बेसिकली ऑनर्स की जो वेल्थ है वो किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, दैट इज एग्जिस्टेड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. तो जैसे ही शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो शेयर की प्राइसेस की इंक्रीज होने के साथ ही ऑटोमेटिकली जो उसकी शेयर होल्डर की या फिर जो उसकी ऑनर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. ठीक है, तो गोल्स ऑफ द फर्म के अंदर बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स इलेक्ट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कि आपका जो हम कहते हैं कि द मैनेजमेंट इज़ अपार्ट फ्रॉम द ऑनर्स. जो मैनेजमेंट होती है वो ऑनर्स से अलहदा होती है. ठीक है, मतलब जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस के ऑनर्स नहीं हो सकते और जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं वो बिजनेस के मैनेजर्स के तौर पे वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, तो शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को इलेक्ट करते हैं और सीईओ फिर आगे अपॉइंट करता है वाइस प्रेसिडेंट को. तो जो यहाँ तक का पोर्शन है ना, शेयर होल्डर्स ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन सीईओ देन वीपी को जब इलेक्ट करते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स इन आवर टॉप मैनेजमेंट. ये हमारे टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करता है. तो जो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं ये हमारी मिडल मैनेजमेंट आ जाती है. ठीक है, आफ्टर दैट वी रिक्रूट असिस्टेंट मैनेजर्स. मैनेजर्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर्स वर्क कर रहे होते हैं, दैट इन्वॉल्व इन आवर लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, वो हमारी लोअर मैनेजमेंट में आ जाते हैं. एंड एट दी एंड असिस्टेंट मैनेजर्स के बिना हमारे पास सेल्स एग्जेक्टिव होते हैं जो कि बिल्कुल ऑपरेशन लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, शेयर्स, जो भी शेयर्स मौजूद होते हैं उनको उनकी वैल्यू एडिशन हमने करनी होती है. ठीक है, उसकी प्राइस को इंक्रीज करना होता है. अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो डेफिनेटली जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो जब हम शेयर के अंदर वैल्यू को ऐड करते हैं तो शेयर वैल्यू बन जाएगी एंड दैट शेयर वैल्यू शुड बी इंक्रीज. और शेयर्स के बारे में से, शेयर इज द इंडिकेशन ऑफ द ऑनरशिप, दैट्स व्हाई इट इज द इंडिकेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स. ठीक है, अभी जो भी मैं आपको बात बता रही थी बेसिकली क्या है कि ऑनरशिप, जितनी भी ऑनरशिप का कैपिटल जितना रिक्वायर्ड है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर. तो शेयर बेसिकली क्या है, शेयर इज बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ द ऑनरशिप इन द बिजनेस और इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई इट इज द इंडिकेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स. ठीक है, विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड. इसलिए हम जो शेयर की प्राइस है उसी को ऑनर की वेल्थ कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि यही होगा जिसके थ्रू उसको जो है हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे. ठीक है, तो मार्केट के बारे में उसने बता दिया कि मार्केट बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में यहाँ पे बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है. फाइनेंशियल मार्केट इज जस्ट अ मैकेनिज्म टू फुलफिल द गैप्स बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. अगर हम जनरली अपने पास किसी भी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बेसिकली क्या होता है, मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट टू सेटल सम कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है,
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सेटल डाउन करने के लिए बायर्स एंड सेलर्स जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम मार्केट कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट होती है, हमें कपड़े खरीदने होते हैं, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, हम उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, निगोशिएशंस होती हैं, सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरह जूतों की मार्केट है, इस तरह से आपसे हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ से हम शैम्पूज ले लें, सोप्स ले लें, नॉर्मली घर की किचन का सामान, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में वो कहते हैं कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। मतलब फिजिकली हमें वहाँ पे जाके बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी। मार्केट ये एक मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है, ठीक है, लाइक द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, तो इट्स एन ऑनलाइन मैकेनिज्म, ठीक है, विच इज वर्किंग। तो हम बेसिकली हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग जस्ट वहाँ पे जाके वेबसाइट के ऊपर मतलब चेक कर लेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 100 इंडेक्स में कौन सी जो शेयर्स हैं जिनकी प्राइसेस ऊपर चल रही हैं, जो जिनके अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, तो हम उसके अंदर जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने आपको फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बताई है कि ये फिजिकली तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक मैकेनिज्म की तरह होती है जो कि गैप को फिल कर देती हैं बिटवीन द बायर एंड द सेलर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास शेयर्स भी आ जाते हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। शेयर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। शेयर बेसिकली क्या होता है, जब ऑनरशिप को इंडिकेट करता है, और जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, वो डेट को इंडिकेट करते हैं, मतलब कि कर्ज को। जैसे हमने कहा था इंटरनल फाइनेंसिंग होती है और एक्सटर्नल। अब इंटरनली जो लोग फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे वो तो ऑनरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो लोग ऑनरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इसका मतलब है वो कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरे लोग होंगे जिनसे हमने कर्जा लेना है, अब जो कंपनी को डेट प्रोवाइड करेंगे या लोन प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करेंगे या डिबेंचर्स परचेज करेंगे, ठीक है। तो इट्स अबाउट द गोल ऑफ द फर्म। तो गोल ऑफ द फर्म क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स। वेल्थ ऑफ द ऑनर्स को आपने मैक्सिमाइज करना है, वो किस तरह से होगी, जब आप उनकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। नंबर 2 पे आपके पास आता था एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप ओके, अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर क्या होता है, मैनेजर्स आर अपार्ट फ्रॉम द ऑनर्स, ठीक है। ऐसे जो लोग ऑनर्स होते हैं, लाइक अगर से हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, मैं आपसे कहती हूँ यूनिलीवर, ठीक है। तो डू यू नो द ऑनर ऑफ द यूनिलीवर, हु इज द ऑनर और हु इज द मैनेजर, ठीक है। नॉर्मली जो जॉइंट स्टॉक, अब देखो जितना सपोज आपकी आपके पास कोई भी मतलब से फॉर एग्जांपल आपके उसमें कॉलोनी में या आपकी गली में कोई स्कूल है या फिर कोई ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है। दे आर लाइक सोल प्रोपाइटरशिप, ठीक है, मतलब एक ही सोल प्रोपाइटर है, खुद ही अपने बिजनेस को चला रहा है। तो हमें उस बंदे के बारे में पता होता है कि हाँ जी जी ये बंदा है, ये इसका ऑनर है, यही उसका मैनेजर है, ठीक है। इस तरह से जनरली कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें हमें पता होता है कि हाँ जी यही इसका पार्टनर है या ये लोग पार्टनर्स हैं, यही काम करें। नॉर्मली कंपनीज में हमें पता ही नहीं होता कि किस किस ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, मैनेजर्स कौन काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लोग शायद एक दूसरे को भी ठीक तरह से नहीं जानते होते, मैनेजर्स को भी नहीं पता होता कि ऑनर्स कौन से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एजेंसी रिलेशनशिप में क्या होता है कि मैनेजर्स वर्क एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एंड हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर बेसिकली द ऑनर्स, ठीक है। जो मैनेजर्स होते हैं ना वो ऑनर्स के बिहाफ के ऊपर काम करते हैं। तो जब लाइक सपोज जैसे एजेंट्स होते हैं ना, मतलब अगर जनरली भी हम एजेंट्स की बात करें, आपने कभी उनका नाम सुना होगा, तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, एजेंट्स को हायर करती है, फिर वो कहती है आप हमारे बिहाफ पे जाके इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कराएं, ठीक है। तो वो एजेंट के तौर पे उनके बिहाफ के ऊपर, जब कोई किसी के बिहाफ पे काम करता है तो वो उसका एजेंट बन जाता है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है हम उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट पर्सन के ऑनर ऑनर प्रिंसिपल बन जाता है, और प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एजेंसी। तो अच्छा, उन दोनों के दरम्यान, अब ऑनर्स और मैनेजर्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, एम्प्लॉइज हैव देयर ऑन इंटरेस्ट व्हाइल वर्किंग एंड द ऑनर्स हैव देयर ऑन इंटरेस्ट। दोनों का, हर पर्सन का अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। अब देखिए कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल रहती है तो ऑनर को तो उसका फायदा होगा, क्या एम्प्लॉय का भी इसको कोई फायदा है? नो, एम्प्लॉय को तो जस्ट उसकी सैलरी ही मिलेगी ना। मतलब एम्प्लॉय को इस बात से क्या लेना देना कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसको तो उसकी सैलरी मिल ही जाएगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इसी वजह से एजेंसी रिलेशनशिप में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं ना। ऑनर का इंटरेस्ट अपना होता है, ऑनर ये नहीं सोचता कि बिजनेस को लॉन्ग रन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैनेजर्स भी नहीं सोचते। हाँ, मैनेजर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ऑनर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं। सो जस्ट टू मेंटेन दिस एजेंसी रिलेशनशिप बेसिकली, तो क्या था, जेंसन एंड मैकलिन ने क्या कहा था, they have studied this concept and gave that incentives should be given to the employees, and at the same time check and balance should also be managed through
अच्छा, बेसिकली यहाँ पे पता है क्या था, इसको हम ना कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी कहते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस भी करेंगे। लाइक इफ देयर इज एन एनिमल, कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रैबिट, ठीक है, और मे बी देयर इज अ हॉर्स और देयर इज अ डंकी, या मतलब किसी भी आप एनिमल की बात कर लो। अब देखो, जब हम उसको आगे कैरेट देते हैं ना, मतलब उसको गाजर दिखाते हैं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ना आगे को भागता है, ठीक है। उसके साथ ही हम उसको बैक पे स्टिक भी देते हैं, कैरेट एंड स्टिक बोला ना, आगे आपने उसको गाजर दिखानी है और पीछे आपने उसको एक स्टिक भी रखनी है उसके, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वो चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। से इसी तरह से हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एजेंसी रिलेशनशिप को ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको भी बोनसेस मिलेंगे, या उनको भी उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट या नॉन फाइनेंशियल किसी भी तरह से कोई प्रमोशन हो सकती है। और भी किसी तरह का भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। कोई मेडिकल अलाउंस हो सकता है, कोई कन्वीनियंस अलाउंस हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कोई आपका डेजिग्नेशन इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एजेंसी रिलेशनशिप में क्या होता है, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम उसको कोई कैरेट की फॉर्म में भी दे देते हैं, कोई मैनेजरियल उसको पर्क्स कहते हैं वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम उनको स्टिक की फॉर्म में हम उनको 3 चीज़ें करते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट, यहाँ पे हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करके देखते हैं कि हाँ इधर वो उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं, या सब सब लोग बैठ के यहाँ पे फारिग ही बैठे रहते हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि हाँ जी, क्या कोई फाइनेंशियली करप्शन तो नहीं चल रही, ठीक है, क्या सब काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। और लास्ट वन इज अबाउट कंस्ट्रेंट्स ओवर द डिसीजन मेकिंग। हम उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कंस्ट्रेंट्स रख देते हैं। आप लोगों ने शायद नेम सुना हो, एजीएम। एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग। किसी भी जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि साल में एक बार उन्होंने लाजमी तौर पे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ज़रूर कॉल करनी है। वैसे तो वो उस मीटिंग को क्वार्टरली भी कॉल कर सकते हैं, मंथली भी कॉल कर सकते हैं, बाई एनुअली भी कॉल कर सकते हैं। बाई एनुअली का मतलब होता है ट्वाइस अ ईयर, क्वार्टरली मीन्स फोर टाइम्स अ ईयर, ठीक है। मंथली मीन्स क्या, हर मंथ के बाद एक मीटिंग हुआ करेगी। अदरवाइज एनुअल मीटिंग तो कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी उनके बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जहाँ पे उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट किया होता है कि आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो डिसीजन मेकिंग फिर वहाँ पे मैनेजर्स अपना प्रपोजल ऑनर्स के सामने रखते हैं। ऑनर्स पे सारे अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पर उसको वोटिंग करते हैं। हाँ, जिस डिसीजन के लिए 50% से ज़्यादा वोट हो जाते हैं वो डिसीजन एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके लिए आपकी जो डिसीजन या जो भी आपकी सजेशन होती है जिसके ऊपर 50% आपको वोट ना मिल सके उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एजेंसी रिलेशनशिप में एक चीज़ और है, वो मैं आपको भी साथ ही बढ़ा देती हूँ। देखो, ये गोल ऑफ द फर्म वही वाला रिवीजन हो रही है जो पहले हमने पढ़ा था, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स। और इम्प्रूव रिवीजन में हम क्या कहते हैं, टू मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, ठीक है। डेफिनेटली जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली वेल्थ ऑफ द ओनर्स ही इंप्रूव होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर उसने थ्री इश्यूज में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस किया हुआ है, एजेंसी रिलेशनशिप को डिस्कस किया हुआ है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट की बात है तो उसमें क्या है कि EAT stands for earnings after taxes. It is the corporation profit. कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ कॉर्पोरेट विल बी मैक्सिमाइज्ड देन अल्टीमेटली वेल्थ ऑफ द ऑनर्स विल बी मैक्सिमाइज, ऑटोमेटिकली वो वेल्थ ऑफ ऑनर है वो भी इंक्रीज हो ही जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, जो ए और बी पॉइंट आपके पास मायोपिक अप्रोच और मैक्सिमाइजेशन ऑफ EPS टाइप हुआ है, बस आप ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट वैल्यू जो होगी शेयर की उसको इंक्रीज करना है। अब एजेंसी रिलेशनशिप में वही चीज़ मैंने जो आपको पहले बताई, ऑनर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं, एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। कैरेट अप्रोच में क्या, मैनेजर पर्क्स देते हैं। Manager perks could be in form of incentives, that could be in form of bonus, that could be in form of a promotion और the shares, मतलब आप उनको शेयर्स ऑफर कर दें, ऑनरशिप दे दें बिजनेस के अंदर। और कंट्रोलिंग स्टिक अप्रोच में हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग कुड बी इन फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, एंड दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रेंट्स ओवर द डिसीजन मेकिंग और लिमिटिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इशू आता है, वो हमारे पास किस चीज़ का आता है, CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और सोशल का मतलब है जो भी हमारी सोशल लाइफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कंपनी कितना सोशल वर्क करी है, कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करी है, ठीक है। लाइक डेफिनेटली कंपनी शुड फील द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके लिए उसको कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, ठीक है। और अपनी गुडविल के लिए, अपने गुड नेम के लिए, अपने गुड इमेज के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ CSR में परफॉर्म ज़रूर करती है। CSR मीन्स द सोशल वर्क, उसमें कोई फेयर एम्प्लॉयमेंट अप्रोच भी हो सकती है, कंट्रीब्यूशन फॉर द सोशल अपलिफ्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल उसने बताई हुई है, लाइक यूनिलीवर कंपनी है तो उसने क्या किया था, यूनिलीवर विमेन स्कॉलरशिप, ठीक है, उन्होंने यूनिलीवर ने विमेन स्कॉलरशिप्स ऑफर किए थे।
सर्विस वालों ने और चेनमैन वालों ने दे पार्टिसिपेशन फॉर द शफर खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, तो उन्होंने उस हॉस्पिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये उनकी CSR है, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं डेफिनेटली दैट एड्स टू देयर गुडविल। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। देन मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे वो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके थ्रू आपके जो फंड्स होते हैं वो डेफिसिट यूनिट से सरप्लस यूनिट तक पहुँचते हैं। तो एंड दूज मार्केट्स वो एज्यूम दैट दे आर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी एग्जांपल शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर ऑल योर फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, जितने लोगों के पास भी एक्स्ट्रा फंड्स मौजूद होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। एक्स्ट्रा फंड्स का मतलब है जिनके पास सरप्लस में पैसे मौजूद हैं, और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है जो कि डेफिसिट यूनिट्स होते हैं वो सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स को उन पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा एफिशिएंट होती हैं। रिस्क एंड रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, दी एवर गो साइड बाय साइड, हमेशा साइड बाय साइड चलेंगे। जहाँ पे रिटर्न आपको चाहिए वहाँ रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। हायर रिस्क लीड्स टुवर्ड्स द हायर रिटर्न्स एंड द लोअर रिस्क लीड्स टुवर्ड्स द लोअर रिटर्न्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको पास आता है कैश फ्लोज एंड देयर इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ना इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ा था और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा था। इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर होता है बेसिकली हमारे पास आता है नेट इनकम के फॉर्म में, और जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आता है वो होता है कैश इन हैंड के फॉर्म में। अच्छा, बेसिकली समटाइम्स होता ये है, मैंने आपको उसकी वो भी दी थी, असाइनमेंट भी दी थी, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो, जब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोग अपनी इनकम मेंशन करते हैं ना, उस इनकम का मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस के अंदर उतने पैसे मौजूद हैं। ठीक है, देखो जब हम कभी सेल करते हैं, अब सेल अगर उधार पर भी हो जाती है ना तो भी हम उसको अपने पास सेल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम कहते हैं रेवेन्यू अर्न हो चुका है। ठीक है, हाँ अभी हमने उसको कैश में रिसीव नहीं किया, कैश में जब रिसीव करते हैं तब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का या जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो नॉन कैश बेस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट के आंसर का मतलब ये नहीं होता कि इतनी अमाउंट बिजनेस में मौजूद है। कौन से आंसर का मतलब होता है कि बिजनेस में इतनी अमाउंट मौजूद है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के आंसर का, जो कि कैश इन हैंड की फॉर्म में आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें क्या कहते थे, कैश आउटफ्लोज, सॉरी कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है उसको माइनस करते थे, तो नेट बैलेंस हमारे पास आ जाता था कि अभी हमारे पास कितने पैसे जो हैं वो कंपनी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करती, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट का फिगर है तो वो तो नॉन कैश बेस है। नेट प्रॉफिट का मतलब है कंपनी को प्रॉफिट जरूर हुआ है लेकिन वो पैसे कंपनी के पास कैश की फॉर्म में मौजूद नहीं है। हाँ, वो पैसे कंपनी ने हो सकता है कि 1 साल बाद, 1 माह के अंदर, 6 माह के बाद रिसीव करने हो। ठीक है, तो बेसिकली वो किस पे कंपनीज किस पे फोकस करती हैं? कंपनीज फोकस ऑन द कैश फ्लो टू रिटायर डेट्स। अब जाहिर सी बात है कैश फ्लो तो चाहिए होगा, कैश होगा तो भी वो जो उनके डेट्स हैं उनको रिटायर कर सकेंगे, लाइक जो भी उनके कर्जे हैं उनको पे बैक कर सकेंगे, एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हैं वो वापस कर सकेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट कैश फ्लोज एंड देयर इंक्रीमेंटल का मतलब है उनके जो इंक्रीजिंग इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, कि कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो को इनहेंस किस तरह से करना है, जो भी उसकी राइट स्ट्रेटेजी होगी फाइनेंशियल मार्केट उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शंस आर वैल्यूएबल। ऑप्शंस का मतलब होता है ऑप्शन मीन ऑफर। ऑफर का मतलब है जब भी आप कभी एक कंपनी में काम करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करते हुए जब भी हम ऑफर करते हैं शेयर्स या फिर हम बॉन्ड्स ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर हमें पैसे चाहिए तो या तो हम इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे। अगर हम इंटरनल फाइनेंसिंग करते हैं तो हम जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर देते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करते हैं तो हम जनरल पब्लिक को बॉन्ड्स ऑफर कर देते हैं। ऑप्शंस आर वैल्यूएबल का मतलब है योर ऑप्शन और योर वैल्यू और योर ऑफर शुड बी दैट वैल्यूएबल दैट मस्ट बी कंसीडर्ड बाय द जनरल पब्लिक। अब देखो, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐड आती है जी, हाँ फलां कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें या अपना कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लें, हम तब तक उनको परचेज नहीं करेंगे जब तक वो ऑप्शन हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, जब तक वो ऑफर अट्रैक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ जी, हम जो भी चीज़ बनाने के लिए चाह रहे हैं या जो भी चीज़ हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, वो जो भी ऑफर करेंगे अपने जनरल पब्लिक को दैट शुड बी वैल्यूएबल। ठीक है, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। हाँ, आपको पैसे चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा के बॉन्ड्स भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रॉस्पेक्टस भी करा लेते हैं, फिर जैसे आप एडमिशन की बात कर लो। ठीक है,
अगर आप कोई भी डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, उसके साथ प्रॉपर फीचर्स अटैच करने की ज़रूरत है। हाँ, आप कोई कॉलेज कोई स्कूल ओपन कर लें या कोई डिग्री स्टार्ट कर लें और उसके लिए आप मार्केट ही क्रिएट ना कर सको, ठीक है, तो फिर तो लोग आएंगे नहीं उस डिग्री में या लोग आएंगे नहीं उस कॉलेज में, फिर तो वो बंद ही पड़ा रहेगा। तो आपको क्या फ़ायदा इतने एक्सपेंसेस करने का। जाहिर सी बात है, जब हम शेयर्स इशू करेंगे या डिवेंचर्स इशू करेंगे या बॉन्ड इशू करेंगे, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके फॉर्म्स जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो डेवलप, जैसे आप लोग परचेज करते हो वो हमारे प्रॉस्पेक्टस परचेज करते हो, ठीक है। अब लाइक इसी तरह से कंपनीज भी प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। तो ऑप्शंस आर वैल्यूएबल के अंदर उसने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इशूज अ बॉन्ड टू रेज फंड, तो अगर कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया है फंड रेजिंग के लिए, एंड ऑफर द फीचर विद इट, और उसके साथ ऑफर क्या लगाई है, that it will be converted into shares after 3 months। उसमें उसमें ऑफर क्या दे दिए कि 3 माह के बाद मैं इन इसको बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। लाइक जो आप अभी हमसे वो लेंगे ना, कर्ज दिया हुआ आपने हमें, हम आपको ऑनरशिप में डाल देंगे, ठीक है। दिस फीचर विल बी ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ पेपर दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी, ठीक है। उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं, उस सिक्योरिटी को डिराइव्ड सिक्योरिटी भी कहते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है कि क्योंकि जो अपना जो रिस्क होता है वो या जो अपना उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिकॉज इट ड्राइव्स इट्स रिस्क फ्रॉम दिस सिक्योरिटी। तो वो जो ओरिजिनल सिक्योरिटी होती है वो उसमें से अपना रिस्क जो होता है वो डिराइव कर रही होते हैं। तो बेसिकली यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो ऑप्शंस आप उनको देंगे वो दैट मस्ट बी वैल्यूएबल, दैट दे शुड बी कंसीडर्ड बाय द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक उनको कंसीडर कर ले। फॉर एग्जांपल कि आप एक बॉन्ड इशू करते हैं तो उसके साथ आप एक ये ऑफर दे देते हैं कि हाँ ये बॉन्ड 3 माह के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, लोगों के लिए अट्रैक्टिव होगा कि हाँ अभी हम इसके अंदर बॉन्ड में कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसके ऑनर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो ओरिजिनल सिक्योरिटी होती है, जो जो सेकंड सिक्योरिटी होती है, मतलब लाइक जैसे वो कह रहे हैं दिस फीचर विल बी ऑफर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पीस ऑफ पेपर, तो जाहिर सी बात है हम उसको एक पीस ऑफ पेपर देते हैं, उस पीस ऑफ पेपर को हम सिक्योरिटी कहते हैं। अब वो जो सिक्योरिटी होती है उसको हम डिराइव्ड सिक्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना रिस्क और अपना रिटर्न प्रीवियस सिक्योरिटी से डिराइव करती है, ठीक है। लाइक पहले बॉन्ड इशू हुआ था ना, उसके बाद उसे शेयर में कन्वर्ट होना था, तो वो जो सेकंड वाला शेयर है वो अपना रिस्क और रिटर्न कहाँ से डिराइव कर रहा है, प्रीवियस वाले बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए उसको डिराइव्ड सिक्योरिटी कहते हैं। So it's all about the मतलब today's lecture, or and we can say that lecture number चैप्टर नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू होता है तो हम कमिंग क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड विश यू वेरी गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ क्लास।